नमस्ते बच्चों। चलिए, तो हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर गैसेस स्टेट। ठीक है, इसमें हमें आइडियल गैस के बारे में और फिर रियल गैस के बारे में पढ़ना है। इन दोनों गैसेस के बारे में स्टडी करना है हम लोग को। आइडियल गैस के बारे में आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग देखेंगे और फिर रियल गैस के लिए फिर हम लोग बात करेंगे, तो जब आएगा तो उसकी बात करेंगे। पहले हम लोग को बात करनी है आइडियल गैस की, ठीक है। बट उसके पहले गैस चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग उनकी मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम की हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी हम लोग बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मेजर की जा सकती हैं, बट हमारे काम की क्या है जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, उनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे गैस का प्रेशर हुआ, गैस का वॉल्यूम हुआ, गैस का टेम्परेचर हुआ, उसका मोल हुआ, उसका अमाउंट, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो यहीं से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट भी करते हैं। देखना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है गैस का प्रेशर। हम लोग बोलते हैं गैस प्रेशर अप्लाई करता है। तो गैस प्रेशर क्यों अप्लाई करता है, इसकी बात करते हैं। क्यों गैस का प्रेशर होता है, क्यों कोई गैस प्रेशर अप्लाई करता है। तो गैस के प्रेशर अप्लाई करने का रीज़न क्या है। तो गैस के प्रेशर अप्लाई करने का रीज़न है, अगर आप किसी कंटेनर में, कोई कंटेनर आप ले रहे हैं और उसमें कोई गैस रख रहे हैं, तो वहाँ के अंदर कुछ, उस कंटेनर के अंदर कुछ प्रेशर होगा जो कि गैस का प्रेशर कहलाता है। तो ये प्रेशर है क्या, डेवलप कैसे हुआ, कहाँ से आया प्रेशर। तो ये प्रेशर आता है, आपने कंटेनर में गैस रखा, तो गैस मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स आपने रखे जो कि मोशन में रहते हैं। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स किसी एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। और अगर मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल जब मूव करेगा तो कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा, और जब कोलिजन होगा किसी मॉलिक्यूल का, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन में मोमेंटम का चेंज आएगा। नहीं, जैसे मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें अगर, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो अभी ये mv के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, v इसकी स्पीड है अगर, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, mv, क्योंकि ये पॉजिटिव में जा रहा है। अब जब कोलाइड करेगा तो वापस आएगा, v स्पीड से ही मान लेते हैं वापस आ गया, v स्पीड से गया, v स्पीड से वापस आ गया, ऐसा v स्पीड से जाकर कोलाइड किया, फिर v स्पीड से वापस आ गया। तो पहले मोमेंटम mv था, बाद में माइनस mv हो गया, पहले mv बाद में माइनस mv, तो मोमेंटम में चेंज आ गया। मोमेंटम में चेंज आया तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो जिस रेट से चेंज हो रहा होगा वो अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगाया। खैर, हमें पता नहीं करना है अभी। फोर्स लग रहा है अगर, तो इसका मतलब प्रेशर भी लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, यही तो प्रेशर होता है। तो इस वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है कोई गैस मॉलिक्यूल। क्यों एक्सर्ट करता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर के वॉल से कोलिजन होता है, जिसकी वजह से प्रेशर अप्लाई करता है कोई गैस मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो यही चीज़ लिखते भी हैं। पहले वहाँ पे हेडिंग डालिए मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, और हेडिंग डालने के बाद पहला लिखिए प्रेशर। लिखा, चलिए लिखते हैं इसमें, लिखिए, नोट करिए। इट इज ड्यू टू
collision of gas molecules with the walls of container. It is due to collision of gas molecules with the walls of container. लिख लिया? चलिए, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया जाता है, अलग अलग यूनिट दिया जाता है क्वेश्चन में। तो हमें यूनिट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन आते हुए गलत कर देंगे। अगर सही यूनिट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमें आ रहा है बट फिर भी हम लोग उसको गलत कर सकते हैं। तो हमें सही यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मतलब एक दूसरे में प्रेशर की जो यूनिट्स हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बहुत सारी यूनिट्स तो हैं, तो एक एक करके अगर देखा जाए क्या क्या यूनिट्स हैं, तो जैसे सबसे फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होता है वो होता है एटीएम। और अगर 1 एटीएम की बात करें तो इसको हम लोग कई चीज़ों के बराबर लिख सकते हैं, कई यूनिट्स में हम लोग लिख सकते हैं इसको। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग mm of Hg में लिख सकते हैं। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm of Hg। अगर कन्वर्ट करना है तो 1 ATM इसके बराबर होगा, या सेंटीमीटर ऑफ Hg में लिखा जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या टॉर में लिखते हैं 760 टॉर। और इन दोनों को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 mm of Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। ठीक है। अच्छा, 1 ATM को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी, मतलब पास्कल में भी बताते हैं। वैसे अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये होता है 101325 पास्कल बोला जाए या फिर बोला जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है ना। बट ये वैल्यू थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन में नहीं यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरह से हम लोग लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे इसके बाद ये वाला वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 10 to the power 5 पास्कल, 10 to the power 5 पास्कल। अच्छा, 1 ATM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हालांकि डिफरेंस होता है दोनों में, बट हम लोग ऐसा बोलते हैं 1 ATM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार। तो आप वीडियो पॉज करिए और इस चीज़ को नोट करिए वहाँ पे। चलिए, नोट कर लिया। तो ये हो गया गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर क्यों होता है और हम लोग कौन सी यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे गैस के प्रेशर के लिए। ठीक है, ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली एटीएम यूज़ होता है या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, mm of Hg, टॉर भी यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या होता है? तो ये हम सुनते चले आ रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम। तो क्यों कंटेनर के वॉल्यूम को गैस का वॉल्यूम बता देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर क्यों? गैस के वॉल्यूम का मतलब क्या है? तो होता क्या है, अगर आप किसी कंटेनर में, जैसे एक कंटेनर हम लोग ले रहे हैं और इस कंटेनर में कोई गैस आप रख देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएंगे हर जगह। वो मोशन में रहते हैं, हर जगह इधर उधर मूव करके पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो गैस के वॉल्यूम का मतलब क्या है फिर? तो गैस के वॉल्यूम का मतलब है, अगर ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ गैस है कंटेनर के वॉल्यूम में से इनका वॉल्यूम, इनका खुद का जो वॉल्यूम है ये माइनस कर दिया जाए। ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ना, ये गैस मॉलिक्यूल खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम अगर हम लोग माइनस कर दें, ये जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का, V डैश मान लेते हैं इसको, तो ये जो वॉल्यूम है इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब एक तरह से क्या हुआ, इस कंटेनर के वॉल्यूम में से अगर आपने इनका वॉल्यूम माइनस कर दिया तो बचा कौन सा वॉल्यूम, तो ये वाला जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये वाला वॉल्यूम बच रहा है, नहीं ये सब पूरा है ना, ये सब, मतलब यहाँ पेन से नहीं दिखा सकते, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम में से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है ये पूरा वॉल्यूम। एक तरह से अगर बोला जाए तो ये कौन सा वॉल्यूम है, तो ये वो वॉल्यूम है जो अवेलेबल है गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए। नहीं, ये मॉलिक्यूल कहाँ मोशन कर सकता है, तो इस वॉल्यूम में मोशन कर सकता है। क्या ये वाला मॉलिक्यूल इस जगह पे मोशन कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ये वाला वॉल्यूम तो ये मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करके रखा है ना, दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पे तो मोशन कर नहीं सकता, मोशन करना है तो इधर इधर करेगा है ना, यहाँ पे तो नहीं करेगा। तो एक तरह से ये जो व्हाइट वाला स्पेस दिख रहा है ये वॉल्यूम क्या है, तो ये वो वॉल्यूम है जो अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए। गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए इस कंटेनर में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, तो कंटेनर के वॉल्यूम में से इन पूरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो जो स्पेस बचेगा वो अवेलेबल है मोशन के लिए, तो वही कहलाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। Volume available for motion of gas molecules is volume occupied by gas। समझ में आ रही बात। तो कंटेनर के वॉल्यूम में से हमें वॉल्यूम माइनस करना पड़ता है। किसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ता है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आइडियल गैस के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स खुद जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू कंटेनर का वॉल्यूम, ऐसा हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं। और इस अजम्पशन को लेने की वजह से इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इसके कंपैरिजन में। और अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हमारे लिए क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ये कब होगा, जब गैस कौन सी हो, आइडियल। अगर रियल गैस है तो ऐसा नहीं। गैस के लिए वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए अवेलेबल है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, लिखते हैं इस चीज को, वहां पे लिखिए, इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल for motion of gas molecules। लिखा। चलो, वॉल्यूम की भी यूनिट्स होती हैं काफी। अच्छा, एक लाइन वहां पे और लिख लीजिए ब्रैकेट में, एक लाइन वहां पे और लिख लीजिए ब्रैकेट में, इन केस ऑफ आइडियल गैस, in case of ideal gas, it is equal to the volume of container। It is equal to the volume of container। हो गया, लिख लिया। अच्छा, वॉल्यूम के लिए भी हम लोग कई यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूनिट लीटर यूज करते हैं, हम लोग मीटर क्यूब यूज करते हैं। और लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ऐसा होता है। या 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसी डीएम क्यूब अगर लिखा है तो ये डेसीमीटर, डेका मीटर मत समझिएगा, ठीक है, ये डेसीमीटर क्यूब है। और ये 1 लीटर के बराबर होता है। या 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो ये सब यूनिट्स हैं और इन्हीं कन्वर्जन यूज होते हैं जो जनरली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है ना, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए वहां पे। नोट कर लिया, चलो। थर्ड प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ गैस। गैस का अमाउंट कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अमाउंट हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास निकाल सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कितना मास रखा गया है गैस का या कितना मोल रखा गया है गैस का। ठीक है, तो सिंपली वहां पे एक लाइन लिख लेते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड,
It can be calculated in terms of mass or in terms of number of moles. इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। लिख लिया। चलिए, मोल निकालने के तरीके तो पता ही हमें, नहीं पढ़ाई हम लोगों ने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4, बहुत सारे तरीके हम लोग ने देखे हैं मोल्स कैलकुलेट करने के। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो हम लोग मेजर कर सकते हैं जो हमारे काम की है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ गैस। और टेम्परेचर हम लोग किसी डिवाइस से थर्मोमीटर वगैरह लगा के हम लोग उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, गैस का टेम्परेचर क्या है। बहुत अलग अलग रेंज के थर्मोमीटर्स आते हैं जिससे हम लोग उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है ये समझ लेते हैं। अगर टेम्परेचर को आप केल्विन में शो करते हैं, मतलब यूनिट केल्विन रखते हैं आप, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट अगर केल्विन में है तो उस टेम्परेचर को बोला जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है कभी कभी, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वो आप बस केल्विन में शो करेंगे तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर की जनरली 3 यूनिट यूज होती है, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। आपको कन्वर्जन तो पता ही होगा, जैसे केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर दें तो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है ना। या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। ठीक, फ़ारेनहाइट बहुत ही कम यूज़ होने वाला टेम्परेचर है, हम लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोग जनरली डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को वहाँ नोट कर लीजिए। ये 4 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में मेजरली घूमेंगी। इनके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं गैस की, ऐसा नहीं कि और प्रॉपर्टीज नहीं होती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे डेंसिटी हो जाएगा गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बट वो हम लोग को इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो 4 प्रॉपर्टी अभी लिखे हैं इन्हीं के इर्द गिर्द बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं से रिलेट करके हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करिए और ये वहाँ पे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए, तो अब हम लोग को आइडियल गैस से रिलेटेड पहले बात करनी है। ठीक है, आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन एक चीज होती है, PV इज इक्वल टू NRT। हम लोग को उस इक्वेशन पे जाना है, बट उसके पहले कुछ चीज़ें और हम लोग को देखनी है, कुछ और लॉ है आइडियल गैस से रिलेटेड। हेडिंग डालते हैं वहाँ पे आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस होता क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। आइडियल गैस किसको हम लोग बोलते हैं? तो आइडियल गैस हमारे लिए एक ऐसा गैस है, आइडियल गैस हमारे लिए एक ऐसा गैस है जिसके लिए हम लोग 2 बातें अज्यूम करके चलेंगे। कौन कौन सी 2 बातें? तो होता क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा, कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या लिक्विड में या सॉलिड में, मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स होता है ना। अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं, हालांकि उनके बारे में भी हमें पढ़ना है।
हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होगा तो उसमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट हम लोग ये मानेंगे कि मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। किसके लिए? तो आइडियल गैस के लिए। पहली चीज, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा, ठीक है, हर एक का अपना मूवमेंट इंडिपेंडेंट होगा। दूसरी चीज, हम लोग आइडियल गैस के लिए ये मानेंगे कि उनका जो खुद का वॉल्यूम है, गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम, वो कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये दो अजम्पशन हमारा आइडियल गैस के लिए रहता है, ठीक है। तो हेडिंग डाला है आपने आइडियल गैस, वहां पे ये दो अजम्पशन लिख लीजिए। पहला लिखिए, फर्स्ट, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between gas molecules. लिखा। सेकेंड लिखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स itself is negligible as compared to the volume of container. Volume of gas molecules itself is negligible as compared to the volume of container. लिखा। चलिए, अब कुछ लॉ है आइडियल गैस से रिलेटेड, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो उनको हम लोग गैस लॉज इस हेडिंग के अंदर देखते हैं, एक एक करके हम लोग लॉ देखते हैं। जैसे सबसे पहला लॉ है चार्ल्स लॉ। सुना होगा आप लोगों ने चार्ल्स लॉ क्या है, बट एक बार फिर से अगर बात करें तो इस लॉ का कहना है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। ये कहना है चार्ल्स लॉ का। तो पहले हम लोग चार्ल्स लॉ हेडिंग डालते हैं, गैस लॉ लिख के चार्ल्स लॉ लिखते हैं और इसका स्टेटमेंट नोट करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डाला चार्ल्स लॉ, चलिए लिखिए वहां पे स्टेटमेंट। At constant pressure, volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. देखा। चलिए अब देखिए इधर, V is directly proportional to T at constant pressure and number of moles। तो यहाँ से हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएं तो कोई कांस्टेंट K आएगा, तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं V is equal to some constant K into T, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि V अपॉन T इज इक्वल टू K, मतलब ये कांस्टेंट होगा। हाँ, प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए, और अगर V बाई टी कांस्टेंट है इस कंडीशन में तो इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2 बाई T2। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग लॉग ले लें दोनों तरफ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log V इज इक्वल टू लॉग ऑफ KT, और अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली जाए तो ये क्या हो जाएगा, log V इज इक्वल टू log K प्लस log T, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए अगर कुछ ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ करें, कुछ ग्राफ्स,
जैसे पहला ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, v का ग्राफ t के साथ, v का ग्राफ t के साथ, और ये t क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब ये केल्विन में है, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू क्या है? kt, मतलब y इज इक्वल टू mx हो गया, नहीं, v इज इक्वल टू kt है, तो v y एक्सिस पे y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा आएगा। ये स्लोप k के बराबर हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट k है ना। ये v का ग्राफ t के साथ हो गया। दूसरा ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, v बाई टी का ग्राफ t के साथ, v बाई टी का ग्राफ t के साथ, थोड़ा डिफरेंट ग्राफ है। v बाई टी का ग्राफ t के साथ किसी इक्वेशन से हमें नहीं दिखेगा। इसको ऐसे सोचना है कि आप टेम्परेचर वैरी कराएंगे तो क्या v बाई टी वैरी करेगा? नहीं, v बाई टी क्या है? कांस्टेंट है। v बाई टी कांस्टेंट, आप टेम्परेचर को वैरी करने लीजिए, वॉल्यूम वैरी करेगा इस तरीके से कि v बाई टी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो टेम्परेचर को वैरी कराने से v बाई टी वैरी नहीं करेगा, v बाई टी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो v बाई टी कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट ग्राफ हमें बनाना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ आएगा ना। और शायद हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि v के साथ भी बनाते तो भी ग्राफ ऐसा ही आता, नहीं, चाहे आप v के साथ बनाइए चाहे आप t के साथ बनाइए, ग्राफ ऐसा ही आएगा, नहीं। ये दूसरा ग्राफ हो गया। एक ग्राफ और अगर हम लोग ड्रॉ करें, log v का ग्राफ log t के साथ, log v का ग्राफ log t के साथ, कैसा ग्राफ आएगा ये? log v का ग्राफ log t के साथ, है ना। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, m की वैल्यू 1 है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, दिख रहा है? नहीं, ये y हो गया और ये x हो गया, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। हाँ, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, कुछ इसका इंटरसेप्ट होगा। समझ में आ रही बात? स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। चलिए, तो ये चार्ल्स लॉ हो गया और उसके लिए ये चीज़ें हम लोग लगाएंगे। तो वीडियो को पहले पॉज करेंगे, आप पॉज करके इसको नोट करिए और ये ग्राफ्स ड्रॉ करिए। हो गया? चलिए, इसके लिए हम लोग क्या लिखे कि v बाई टी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब v1 बाई टी वन इज इक्वल टू v2 बाई टी टू होगा, ऐसा हम लोग लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को सपोज करें डबल कर दे रहे हैं, टेम्परेचर को डबल कर दिया जा रहा है, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, सो दैट v बाई टी की वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट। अगर इसको आप 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी 2 टाइम्स होगा, तभी तो 2 कैंसिल होगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हमने डबल किया है तो वॉल्यूम भी डबल होगा। टेम्परेचर अगर हमने डबल किया है तो वॉल्यूम भी डबल होगा। अच्छा, पहले टेम्परेचर 10 डिग्री था, पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और बढ़ा के हमने इसको कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर यहाँ वॉल्यूम था V, तो यहाँ वॉल्यूम कितना होगा? पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको बढ़ा के हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो यहाँ वॉल्यूम V था, तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया? 2V हो जाएगा। 10 से 20 डबल हो गया, तो ये भी डबल। प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, कि V था तो यहाँ 2V, तो ये बोलना गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। यहाँ पे टेम्परेचर जो आ रहा है, कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल होना चाहिए। क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल हुआ है क्या?
अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कितना होगा, 273 ऐड किया जाए मतलब 283 हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 273 में 20 ऐड कर दे 293 है। क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल हुआ? नहीं हुआ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 10 से बड़ा है, 10 केल्विन से बड़ा है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर डबल नहीं हो रहा है तो क्या हम ऐसा बोल दें कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा? नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड में देख के नहीं बोल दीजिएगा, किसको देखना है, केल्विन में क्या हो रहा है। केल्विन में डबल होगा तो वॉल्यूम डबल होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात होती है ना, जो भी बात होती है वो किसकी होती है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ठीक है, चलिए अगर सपोज करिए दो कंटेनर है, ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है, बट ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से थ्रू अ ट्यूब या जो भी बोलिए, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर ये दोनों कंटेनर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो ये श्योर है कि अगर दोनों कनेक्टेड है तो ये श्योर है कि दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। अगर प्रेशर सेम नहीं होगा तो जिधर का प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से गैस निकल के दूसरी तरफ जाएगी, क्योंकि गैस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी ही जाएगी, सो दैट प्रेशर को वो इक्वल कर सके। तो जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक गैस का मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है ना, तो अगर दो कंटेनर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे दोनों कंटेनर में प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, और सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे जितना मोल गैस है उतना ही मोल गैस यहाँ भी रख दे रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कुछ T1 और यहाँ का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कुछ T2। दोनों कंटेनर का टेम्परेचर हम लोग अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, तो इनके वॉल्यूम में मतलब इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर दोनों जगह गैस का मोल सेम है और प्रेशर सेम है तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होना ही चाहिए। V1/T1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2/T2। समझ रहे हैं नहीं? या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल ऐसा भी होता है, जैसे सपोज करिए बोला गया कि एक बलून है, एक कोई बलून है, ठीक है, यहां पे अभी कुछ एयर रखा गया है जिसका प्रेशर है 1 atm, कुछ मोल्स होंगे गैस के, n मोल्स है। ठीक है, ये बोला गया। अभी इस बलून का जो वॉल्यूम है वो है 5 लीटर और इसका टेम्परेचर अभी है 300 केल्विन। ठीक है, बोला गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है ना, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा और टेम्परेचर बढ़ाने से मोल तो गैस का चेंज हो नहीं जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट किस पे आएगा, तो वॉल्यूम पे आएगा। बोला गया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बट ये वाला जो बलून है ये मैक्सिमम 20 लीटर तक जा सकता है इसका वॉल्यूम। जैसे ही इससे ज़्यादा होगा ये बलून बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो बोला गया है कि मैक्सिमम यहाँ जो एयर है उसका टेम्परेचर हम लोग कितना कर सकते हैं ये बताइए। उसका मैक्सिमम टेम्परेचर राइज करके हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं सो दैट ये बर्स्ट ना करे, ये फटे नहीं। ठीक है, बोला गया प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है और मोल्स कांस्टेंट है, तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2।
V1 कितना है तो 5 लीटर है अभी, और अभी टेम्परेचर कितना है 300। हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं तो 20 लीटर तक, वॉल्यूम V2 20 लीटर तक हो सकता है। तो कितने टेम्परेचर पे होगा ये निकल जाएगा, यहाँ से T2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो T2 की वैल्यू ये हो गया 4, 300 इंटू 4 1200 केल्विन हो गया। मतलब हम लोग मैक्सिमम इसका टेम्परेचर राइज करके कहाँ तक ले जा सकते हैं तो 1200 केल्विन। उससे ज़्यादा जैसे ही होगा तो ये बलून बर्स्ट कर जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो अगर कुछ लिखना है इस क्वेश्चन में तो वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने वर्ड्स में जो लिखना है लिख लीजिए। नोट कर लिया, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ। सेकेंड इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का क्या कहना है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा तो 1/P के, मतलब P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन कब, जब हम लोग टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे तब। ठीक है, लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature volume of a fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure. Is inversely proportional to its pressure. लिखा, चलिए। V is proportional to 1/P at constant temperature and number of moles. ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, तो V इज इक्वल टू K/P हो गया। तो PV इज इक्वल टू क्या हो गया, K, मतलब PV इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर है, मतलब इसके लिए PV कांस्टेंट होता है। ठीक है, PV कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, जो P1 V1 की वैल्यू होगी वो P2 V2 की वैल्यू होगी। हाँ, इसके लिए क्या जरूरी है कि टेम्परेचर और अमाउंट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लॉग V को क्या लिख सकते हैं, तो लॉग प्रॉपर्टी यूज कर दे, लॉग K/P, तो उसको लिख सकते हैं लॉग K माइनस लॉग P। ठीक है, लॉग V इज इक्वल टू लॉग K माइनस लॉग P। और अगर ग्राफ्स की बात की जाए तो पहला ग्राफ अगर बनाया जाए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पहला ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या होगा, तो PV कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू है K/V, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया Y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K/X, Y इज इक्वल टू 1/X का ग्राफ, मतलब K/X का ग्राफ 1/X के जैसा होगा, Y इज इक्वल टू 1/X, Y इज इक्वल टू 1/X का ग्राफ ऐसा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दूसरा ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, दूसरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं PV का ग्राफ V के साथ, PV का ग्राफ V के साथ। तो PV की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम को आप कितना भी वेरी करा लीजिए PV की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। तो PV का ग्राफ कांस्टेंट आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और P के साथ भी ड्रॉ करते तो भी ऐसा ही आता, नहीं कांस्टेंट। या नेक्स्ट ग्राफ हम लोग अगर ड्रॉ करें, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं लॉग P का
लॉग वी के साथ, लॉग पी का ग्राफ लॉग वी के साथ। तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग पी को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इधर ले जाए तो लॉग के माइनस लॉग वी। तो ये क्या हो गया y, ये हो गया y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ये है लॉग p इज इक्वल टू लॉग k माइनस लॉग v, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, एक स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट लॉग k के बराबर होगा और स्लोप कितना होगा, तो -1 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे m की जगह कितना दिख रहा है, -1 है ना। तो ये ग्राफ हो गया। तो ये हुआ हमारा बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर और मोल्स अगर कांस्टेंट हैं तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और ये पूरी चीज़ें वहाँ पे नोट करिए और ग्राफ भी ड्रॉ करिए। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिखते हैं, लिखिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्वेश्चन हमारा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम of a fixed amount of gas is increased by 10%. Calculate percent change in pressure. लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया। अब वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम को 10% अगर हम लोग बढ़ा दें तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा, कितने परसेंट का। आया आंसर? चलिए, पहले प्रेशर था P, वो मान लेते हैं, पहले वॉल्यूम था V, ऐसा मान लेते हैं। ये P1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट बोल ही दिया गया है, तो हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे, हमें दिख रहा है। वॉल्यूम को 10% बढ़ाया गया है, तो पहले अगर वॉल्यूम V था तो इसका 10%, इसका 10% कितना होगा, तो 0.1 V होगा। तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, ये तो V1 हो गया ना, ये क्या हो गया V1 और ये क्या हो गया P1, ये P1 P हो गया, V1 V हो गया। V2 कितना हो जाएगा, तो 0.1 V बढ़ा है तो 1.1 V हो जाएगा। तो P2 कितना होगा ये निकाल लिया जाए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये तो लगेगा। P1 है P, वॉल्यूम है V1 V, P2 हमें निकालना है, V2 कितना हो गया, तो 1.1 V। तो यहाँ से V कैंसिल हो गया, P2 कितना आ गया, तो P2 आ गया 1.1, नीचे आ जाएगा 1/1.1 P, मतलब 10/11 P। प्रेशर कम हो गया पहले से, तो चेंज कितने का आया, तो P माइनस 10/11 P, मतलब 11P माइनस 10P, मतलब P 1/11 P। ये चेंज आ गया प्रेशर में। ठीक है, डेल्टा P। तो परसेंट चेंज हमें निकालना है, तो 1/11 P अपॉन P इंटू 100, तो P कैंसिल हो जाएगा, 100/11%, इतना बचेगा आंसर। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 9.09% अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ना। नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ा जाए।
थर्ड है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। थर्ड क्या है? एवोगाड्रोस लॉ। और इस लॉ का क्या कहना है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। कब? जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। अगर हम लोग किसी गैस का प्रेशर और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, लिखते हैं वहां पे, लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर at constant pressure and temperature, volume of a gas is directly proportional to its number of moles. Volume of gas is directly proportional to its number of moles. लिखा? चलो, V is directly proportional to N at constant pressure and temperature। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो K इंटू N, कोई कांस्टेंट K आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ से V बाई N इज इक्वल टू K, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? तो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहां से हम लोग चाहें तो लॉग ले लें, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लॉग V माइनस लॉग N हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू लॉग K। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है लॉग V इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग N। ठीक है, और अगर ग्राफ्स ड्रॉ करें तो V का ग्राफ N के साथ कैसा आएगा? तो V इज इक्वल टू क्या है? Kn। V इज इक्वल टू Kn है, मतलब Y इज इक्वल टू क्या है? Mx। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दूसरा ग्राफ V बाई N का ग्राफ V के साथ या N के साथ। और अब तो ये समझ में आ ही रहा होगा कैसे ड्रॉ होगा, है ना, एक कांस्टेंट ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ग्राफ अगर ड्रॉ करें हम लोग लॉग V का लॉग N के साथ, तो हम लोग ने लिखा है लॉग V इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग N। ऐसा हम लोग ने लिखा है लॉग K प्लस लॉग N। तो ये हो गया y इज इक्वल टू C प्लस mx। y इज इक्वल टू C प्लस mx। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, कुछ ऊपर से पास करेगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट लॉग K के बराबर हो जाएगा। स्लोप कितना होगा? तो लॉग N के पहले 1 है तो स्लोप 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से एवोगाड्रो लॉ है। जितना ज़्यादा मोल लेंगे गैस का वॉल्यूम उतना ज़्यादा, जितना कम मोल लेंगे गैस का वॉल्यूम उतना कम। हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया? चलिए, तो ये 3 बेसिक लॉ हैं। वैसे और भी कुछ लॉ हैं, जैसे प्रेशर टेम्परेचर लॉ, उसको बोला जाता है एमेगट्स लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ क्या है कि वॉल्यूम और मोल अगर कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, उसको बोला जाता है एमेगट्स लॉ। तो इस तरीके से हम लोग बहुत चीज़ों को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, बट वॉल्यूम किसके किसके प्रोपोर्शनल किस किस कंडीशन में, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इन्हीं तीनों जो हम लोगों ने देखा है अभी, इन्हीं तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन हमें इन्हीं तीनों को कंबाइन करने से मिलता है। तो ये 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे। तो अब आज आइडियल गैस इक्वेशन तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं और इसको आज हम लोग कंप्लीट यहीं तक करते हैं। ठीक है,
इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और अभी कोई असाइनमेंट भी नहीं करना आप लोग को, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। थैंक यू।